जब रफ़ी साहब ने कहा इस गाने के आगे शंकर जयकिशन साहब का गाना कुछ भी नहीं है। कौन सा किस्सा था, कौन सा गाना रफ़ी साहब को पसंद आया और कौन सा गाना शंकर जयकिशन का था कि रफ़ी साहब ने कह दिया ये गाना कुछ भी नहीं है। किस गाने को रफ़ी साहब ने शंकर जयकिशन के गाने से कंपेयर किया, आज इस पर बात करेंगे। गानों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों संगीतकार रवि का एक गाना था। दोस्तों संगीतकार रवि रफ़ी साहब के काफ़ी मुरीद रहे हैं और रफ़ी साहब के साथ संगीतकार रवि ने एक से एक नायाब गाने, अनमोल गाने दिए। 1958-59 की ये बात है। संगीतकार रवि को एक बहुत बड़ी फिल्म मिली थी और ये फिल्म थी गुरुदत्त साहब की। गुरुदत्त साहब की ये फिल्म थी। संगीतकार रवि के लिए इस फिल्म का संगीत चैलेंज था। एक और ख़ासियत थी इस फिल्म के संगीत के लिए। जी हाँ, ये ख़ासियत थी गीतकार शकील बदायूनी। शकील बदायूनी पहली बार ऐसा हो रहा था कि नौशाद साहब से अलग वो संगीतकार रवि के साथ काम कर रहे थे। अब संगीतकार रवि के लिए ये भी चैलेंज था कि गीतकार शकील बदायूनी के गानों पर वो अच्छी से अच्छी धुन दे सकें। बड़े टेंस में थे संगीतकार रवि, मगर शकील बदायूनी ने संगीतकार रवि को हल्का किया। शकील बदायूनी ने संगीतकार रवि को कहा कि आप मुझे संभाल लीजिएगा और यहीं से संगीतकार रवि का हौसला बढ़ा कि वो गीतकार शकील बदायूनी के साथ काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म थी गुरुदत्त साहब की चौदहवीं का चांद। चौदहवीं के चांद के संगीत पर जब काम हो रहा था, जब इसके टाइटल सॉन्ग पर काम हो रहा था, तो जब इसके टाइटल सॉन्ग की सिटिंग हो रही थी, सिटिंग में बैठे हुए थे गुरुदत्त साहब, शकील बदायूनी, संगीतकार रवि। तो इस सिटिंग का भी बड़ा नायाब किस्सा है। हुआ क्या दोस्तों, जब टाइटल सॉन्ग लिखा शकील बदायूनी साहब ने, चौदहवीं का चांदो या आफ्ताबो, इस टाइटल सॉन्ग की एक लाइन तो लिख दी थी, मुखड़े की एक लाइन लिख दी थी। और जब भी वो दूसरी लाइन लिखते थे शकील बदायूनी, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती थी। संगीतकार रवि धुन बनाए, मगर उस पे जो शकील बदायूनी साहब लिख रहे थे वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कभी शकील बदायूनी साहब को अच्छा लगे तो वो गुरुदत्त साहब को अच्छा ना लगे, संगीतकार रवि को अच्छा ना लगे। और कई बार ऐसा होता था कि गुरुदत्त साहब को पसंद आ जाए दूसरी लाइन, तो फिर शकील बदायूनी को लाइन पसंद ना आए कि उन्होंने गलत लिख दिया, फिर संगीतकार रवि को पसंद ना आए। तो ये सिलसिला चल रहा था। ऐसा करते करते इस टाइटल सॉन्ग की सिटिंग लंबी खिंच गई, इतनी लंबी खिंच गई कि गुरुदत्त साहब उठकर चले गए कि खैर बाद में देखेंगे इस टाइटल सॉन्ग को। तो जब गुरुदत्त साहब उठ के चले गए सिटिंग से, संगीतकार रवि और गीतकार शकील बदायूनी वहाँ पे बैठे रह गए। तो संगीतकार रवि का ध्यान गया। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। शकील बदायूनी साहब के थॉट जो आते थे वो पान खा कर के आते थे। हमेशा वो पान अपने साथ रखते थे, अपना शकील बदायूनी पान का डब्बा अपने साथ रखते थे। तो संगीतकार रवि ने देखा कि अरे शकील बदायूनी साहब का तो पान का डब्बा नहीं है। उन्होंने शकील बदायूनी साहब को पूछा, अरे आपका पान का डब्बा कहाँ है, आपके मुंह में पान तो है ही नहीं। तो शकील बदायूनी ने कहा वो अपना पान का डब्बा घर पे भूल के आ गए। अब संगीतकार रवि समझ गए कि शकील बदायूनी के दिमाग में थॉट क्यों नहीं आ रहे हैं। उनका पान का डब्बा घर में छूट चुका है, पान शकील बदायूनी के मुंह में है नहीं। तो खैर आस पास से ही शकील बदायूनी साहब का स्पेशल पान मंगाया गया और जैसी पान शकील बदायूनी साहब के मुंह के अंदर गया तो तुरंत चौदहवीं का चांदो या आफ्ताबो दूसरी लाइन तुरंत शकील बदायूनी ने लिख डाली और वो लाइन थी चौदहवीं का चांदो या आफ्ताबो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। अब ये मुखड़ा बन गया। फिल्मी संगीत दुनिया में कहते हैं मुखड़े का तो दुखड़ा है। साहब अब मुखड़ा अच्छा खासा बन गया। तो इस मुखड़े बनने के बाद कहते हैं 4 घंटे में पूरा का पूरा चौदहवीं के चांद का टाइटल सॉन्ग कंप्लीट हो गया। इसकी धुन भी बन गई, लिरिक्स भी बन गए। 4 घंटे बहुत कम ड्यूरेशन था। शकील बदायूनी के मुंह में जैसी पान गया, पूरा का पूरा गाना उन्होंने लिख डाला और संगीतकार रवि ने धुन बना डाली। अब इसके बाद दोस्तों हुआ क्या, जब टाइटल सॉन्ग तैयार हो गया तो इसके जो गायक चुने गए वो चुने गए रफ़ी साहब। तय हुआ कि इस टाइटल सॉन्ग को रफ़ी साहब से ही गवाया जाएगा। तो खैर साहब रफ़ी साहब से समय मांगा गया और इस गाने की रिहर्सल की सिटिंग के लिए
एक समय तय किया गया, रफ़ी साहब को रिहर्सल में पहुंचना था। उस रिहर्सल में गुरुदत्त साहब भी मौजूद रहते, रवि भी मौजूद रहते और शकील बदायूनी भी मौजूद रहते और फिल्म के जो डायरेक्टर है एम सादिक वो भी मौजूद रहते। तो खैर साहब, रफ़ी साहब से समय ले लिया गया इस गाने के रिहर्सल के लिए, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो। तो सिटिंग में जैसा मैंने कहा गुरुदत्त साहब मौजूद थे, एम सादिक जो चौदहवीं का चांद के डायरेक्टर थे वो मौजूद थे, संगीतकार रवि मौजूद थे, शकील बदायूनी मौजूद थे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, रफ़ी साहब रिहर्सल में पहुंचे ही ना। अब गुरुदत्त साहब को बड़ा अजीब लगा कि यार रफ़ी साहब से वक्त लिया और रफ़ी साहब वक्त पे पहुंचे नहीं, वक्त से ज़्यादा वक्त हो गया तब भी रफ़ी साहब पहुंचे नहीं। तो गुरुदत्त साहब ने अपने भाई को बुलाया और कहा कि रफ़ी मियाँ के घर जाओ और पता करो रफ़ी साहब क्यों रिहर्सल पे नहीं पहुंचे इस गाने की। तो जो गुरुदत्त साहब के भाई थे रफ़ी साहब के घर गए, तो घर से रफ़ी साहब के घर से पता चला रफ़ी साहब तो ताड़देव में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किसी गाने की और वो इसलिए रिहर्सल में नहीं आए। तो जो इनके भाई थे, गुरुदत्त साहब के भाई थे, वो ताड़देव स्टूडियो पहुंचे, रफ़ी साहब की रिकॉर्डिंग पे पहुंचे, देखा रफ़ी साहब शंकर जयकिशन साहब के गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। रफ़ी साहब ने इशारे में उनको बैठने के लिए कहा, वो बैठ गए, गाने की रिकॉर्डिंग होती रही। जैसे ही गाने की रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो रफ़ी साहब से कहा गुरुदत्त साहब के भाई ने कि आपको गुरुदत्त साहब ने बुलाया है, चलिए। तो रफ़ी साहब ने कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल रिहर्सल के लिए सीरियस हूँ, आप ऐसा कीजिए आप जाइए, मैं अपनी कार से सीधा रिहर्सल पे पहुँचता हूँ, गुरुदत्त साहब के घर पहुँचता हूँ। तो खैर साहब, गुरुदत्त साहब के भाई रफ़ी साहब से अलग होकर के गुरुदत्त साहब के घर पहुँचे और रफ़ी साहब बाद में अपनी कार से सीधा गुरुदत्त साहब के घर पहुँचे, जहाँ पर रफ़ी साहब का इंतज़ार कर रहे थे गुरुदत्त साहब, चौदहवीं के चांद का डायरेक्टर एम सादिक साहब, संगीतकार रवि, शकील बदायूनी। तो जैसे ही रफ़ी साहब गुरुदत्त साहब के घर पहुंचे, उन्होंने एंट्री ली सिटिंग रूम में, तो सबने रफ़ी साहब की तरफ हैरत से देखा। गुरुदत्त साहब ने कहा और देर कैसे हो गई, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे थे, इतना बिजी चल रहे हैं क्या आप? तो रफ़ी साहब ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मद्रास की एक फ़िल्म थी, मद्रास से प्रोड्यूसर आए हुए थे, उनको जल्दी ये गाना रिकॉर्ड करना था शंकर जयकिशन के साथ, तो मैंने इसलिए बेहतर समझा कि उनकी ये रिकॉर्डिंग पहले कर दूं। और रफ़ी साहब ने ये भी कहा आज मैं जो गाना रिकॉर्ड करके आया हूँ कमाल का गाना है, ऐसे गाने कम ही रिकॉर्ड होते हैं। गुरुदत्त साहब ने रफ़ी साहब की तरफ देखा और हंसते हुए कहा गुरुदत्त साहब ने रफ़ी साहब को, अरे रफ़ी साहब आप कितने भी बेहतर गाने की रिकॉर्डिंग करके आए हो, मगर जब आप हमारा गाना सुनेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि शंकर जयकिशन का वो जो गाना आप रिकॉर्ड करके आए इस गाने के आगे कुछ भी नहीं है। खैर रफ़ी साहब हंसते हुए बैठे, रिहर्सल रफ़ी साहब ने शुरू की और जैसे ही रफ़ी साहब गाते गाते रिहर्सल करते करते चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो इस गाने की, इस गाने में इतना डूब गए। जब रिहर्सल अच्छी तरह से रफ़ी साहब ने ख़त्म की तो रफ़ी साहब को लगा वाकई रफ़ी साहब को एक नायाब गाना मिलने वाला है। चौदहवीं का चांद हो। रफ़ी साहब ने जैसे चौदहवीं का चांद गाने की रिहर्सल ख़त्म की, रफ़ी साहब ने तुरंत कहा संगीतकार रवि और गुरुदत्त साहब को, वाकई मैं जो गाना रिकॉर्ड करके आया हूँ आपके गाने के आगे कुछ भी नहीं है। जी हाँ, जो रफ़ी साहब गाना रिकॉर्ड करके आए थे ताड़देव से शंकर जयकिशन का, वो गाना था तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे चश्मे बद्दुआ। आप देखिए ये गाना कितना नायाब था, मगर रफ़ी साहब ने जब चौदहवीं का चांद गाना सुना तो रफ़ी साहब ने खुद ही कह दिया तेरी प्यारी प्यारी सूरत को गाना कुछ भी नहीं है। जो बात चौदहवीं का चांद गाने में है, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र लगे, इस गाने में नहीं है। तो बाद में जब रफ़ी साहब ने चौदहवीं का चांद गाना रिकॉर्ड किया और इस गाने ने वो धूम मचाई, आज तक ये गाना अमर है। हालांकि ससुराल का जो गाना है तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी के नज़र ना लगे, ये गाना भी नायाब है, अनमोल है। दोनों गाने अपने आप में नायाब है, दोनों गाने रफ़ी साहब के हैं, मगर रफ़ी साहब ने खुद कह दिया था चौदहवीं का चांद जो गाना है इस गाने के आगे शंकर जयकिशन साहब का जो ससुराल का गाना था तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे, ये गाना कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।